कुलपति मिश्र की कौन सी रचना जो है मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद था? बताइए आप लोग इनमें से कौन सी एक रचना जो है कुलपति मिश्र की थी जो मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद था? द्रोण पर्व था, या फिर रस रहस्य था, या फिर नखशिख संग्राम सार था, या फिर वृत्त विचार था? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद जो रचना था वह था रस रहस्य, जो है कुलपति मिश्र की यह रचना थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। किस कवि ने कविता में अपना उपनाम जो है शशनाथ भी रखते थे? रसलीन रखते थे, या फिर भिखारी दास रखते थे, या फिर सोमनाथ रखते थे, या फिर कालिदास त्रिवेदी रखते थे? तो बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक कवि जो है अपना उपनाम जो है शशनाथ के नाम से भी कविता करते थे? वह थे सोमनाथ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश नाम पहले पहल किसके शिलालेख में मिलता है? बताइए आप लोग अपभ्रंश नाम जो है पहले पहल जो है किसके शिलालेख में मिलता है? धारसेन प्रथम के शिलालेख में, या फिर धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, या फिर धारसेन तृतीय के शिलालेख में, या फिर धारसेन चतुर्थ के शिलालेख में? तो अपभ्रंश नाम पहले पहल जो है किसके शिलालेख में मिलता है? तो धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय देश के पूर्वी भाग में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर दुराचार फैला था। यह कथन जो है किस आलोचक का है? बताइए आप लोग यह कथन जो है किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का है, या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी का है? बताइए आप लोग यह कथन जो है किस आलोचक का है? तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी मिलती है? बताइए आप लोग वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी मिलती है? परमाल रासो, या फिर पृथ्वी राज रासो, या फिर विजय पाल रासो, या फिर विशाल देव रासो? बताइए आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक जो है विशाल देव रासो मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि विशाल देव रासो जो है किसकी रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया? बताइए आप लोग प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया? नागार्जुन ने किया, या फिर अज्ञेय ने किया, या फिर मुक्तिबोध ने किया, या फिर मुंशी प्रेमचंद ने किया? तो प्रगतिवाद के आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख जो है किस साहित्यकार ने किया था? तो मुक्तिबोध ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं? बताइए आप लोग संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन हैं? कालिदास हैं, या फिर शूद्रक हैं, या फिर विशाखदत्त हैं, या फिर भास हैं? तो संस्कृत के जो प्रथम नाटककार हैं वह हैं भास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन है? बताइए आप लोग इनमें से कौन सी एक रचना जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन का काव्यकृत है? रेणुका है, या फिर हम बिस्पाई जन्म के हैं, या फिर हिम किरीटनी है, या फिर मिलन है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो काव्यकृत इसमें से है वह है हम बिस्पाई जन्म के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रेणुका किसकी रचना है? तो रेणुका जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। हिम किरीटनी किसकी रचना है? तो हिम किरीटनी जो है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। जबकि मिलन किसकी रचना है? तो मिलन जो है आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, मिलन जो है राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है, यह किस ग्रंथ में लिखा गया है? बताइए आप लोग अग्नि परीक्षा के बाद जो है सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं, यह किस ग्रंथ में लिखा गया है? पौमचरियों में लिखा गया है, या फिर जसहर चरियों में लिखा गया है, या फिर महापुराण में लिखा गया है, या फिर उक्त व्यक्ति प्रकरण में लिखा गया है? बताइए आप लोग यह किस रचना में लिखा गया है? तो यह जो है
पौमचरियू में लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम दृष्टा थे। यह कथन जो है किसका है, बताइए आप लोग, यह कथन जो है किसका है? राहुल शंकरितायन का है, या फिर मिश्र बंधु का है, या फिर शिव सिंह सेंगर का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो बताइए आप लोग यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है किसका है? राहुल शंकरितायन का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहलाएं? बताइए आप लोग, किस रचना के आधार पर जो है विद्यापति जो है मैथिल कोकिल कहलाएं? पदावली के आधार पर, या फिर कीर्ति लता के आधार पर, या फिर कीर्ति पताका के आधार पर, या फिर लिखनावली के आधार पर? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है विद्यापति जो है मैथिल कोकिल जो है पदावली रचना के कारण कहलाए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह रचना जो है किसने? विद्यापति ने जो है मैथिल भाषा में लिखा हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, पार्श्वनाथ किसकी रचना है? धनपाल की रचना है, या फिर राजशेखर की रचना है, या फिर जिनदत्त सूरी की रचना है, या फिर वादिराज की रचना है? बताइए आप लोग, पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक कौन है? तो यह जो है वादिराज की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? बताइए आप लोग, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा है, या फिर मिश्र बंधु ने, या फिर राहुल शंकरितायन ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को जो है किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? बताइए आप लोग, चित्रकूट निवास जो है रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? अयोध्या कांड का, या फिर अरण्य कांड का, या फिर सुंदर कांड का, या फिर बाल कांड का? तो बताइए आप लोग, चित्रकूट निवास जो है रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? तो यह जो है अयोध्या कांड का हिस्सा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। देवकृत देवचरित किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? बताइए आप लोग, देव कवि की रचना देवचरित जो है किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? राम के जीवन से संबंधित, या फिर कृष्ण के जीवन से संबंधित, या फिर इंद्र के जीवन से संबंधित, या फिर शिव के जीवन से संबंधित? तो देव कवि की रचना देवचरित जो है कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देव कवि का जो मूल नाम था वह था देवदत्त। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? बताइए आप लोग, पारिजात महाकाव्य जो है किसकी रचना है? हरिऔध की रचना है, या फिर सिया राम शरण गुप्त की रचना है, या फिर मैथिली शरण गुप्त की रचना है, या फिर श्रीधर पाठक की रचना है? तो बताइए आप लोग, पारिजात जो है किसकी रचना है? तो पारिजात जो है किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह जो है इनका महाकाव्य रचना है। इसे इन्होंने जो है 1937 ईस्वी में लिखा था। किसने? हरिऔध ने पारिजात को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए आप लोग, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं, या फिर उपवाक्य कहते हैं, या फिर संयुक्त वाक्य कहते हैं, या फिर सरल वाक्य कहते हैं? तो उसे जो है सरल वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपेक्षक नहीं है?
बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक जो है अर्थोपरेक्षक नहीं है, प्रवेशक नहीं है, चूलिका नहीं है, या फिर नियताप्त नहीं है, या फिर विष्कंभक नहीं है। तो अर्थोपेक्षक कितने प्रकार के होते हैं? अर्थोपेक्षक जो है 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? प्रवेशक होता है, चूलिका होता है, विष्कंभक होता है और अंकश होता है, 5वां होता है अंकावतार। जबकि नियताप्त नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो नियताप्त जो है कार्यावस्था के अंतर्गत आता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? बताए आप लोग इनमें से कौन से एक विद्वान का कोई भी ग्रंथ जो है अभी तक उपलब्ध नहीं है? आचार्य शंकु का, या फिर भट्टनायक का, या फिर भट्टलोलट का, या फिर अभिनवगुप्त का। तो भट्टलोलट का कोई भी ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बिंब का काम है, बताइए आप लोग बिंब का क्या काम है? काव्य में सौंदर्य लाना, या फिर काव्य को सजीव बनाना, या फिर काव्य को छंद मुक्त करना, या फिर उपयुक्त सभी। बताइए आप लोग बिंब का काम क्या है? तो बिंब का काम है काव्य को सजीव बनाना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बी सही, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया गया है? बताइए आप लोग भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया गया है? 4 कालों में, या फिर 6 कालों में, या फिर 3 कालों में, या फिर 2 कालों में। तो भारतीय आर्य भाषा को जो है 3 कालों में विभक्त किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा? सी सही हो जाएगा। 3 काल कौन कौन है? एक है, पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? बताइए आप लोग बुढ़ापा जो शब्द है यह किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा का, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा का, या फिर समूहवाचक संज्ञा का, या फिर जातिवाचक संज्ञा का। तो बुढ़ापा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है, उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक जो है विदेशी भाषा का शब्द है? कतार है, या फिर पंक्ति है, या फिर श्रेणी है, या फिर श्रृंखला है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, कतार जो है विदेशी भाषा का शब्द है, बाकी तीनों जो हैं तत्सम शब्द हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। सीता स्वयंवर का वर्णन रघुवंशम के किस सर्ग में है? बताइए आप लोग सीता स्वयंवर का वर्णन जो है रघुवंशम के किस सर्ग में है? 5वें सर्ग में, या फिर 11वें सर्ग में, या फिर 15वें सर्ग में, या फिर 18वें सर्ग में। तो सीता स्वयंवर का वर्णन जो है रघुवंशम के 11वें सर्ग में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो रघुवंशम किसकी रचना है? तो रघुवंशम जो है कालिदास की रचना है। बताइए आप लोग रघुवंशम में जो है कितने सर्ग थे? तो रघुवंशम में 19 सर्ग थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। भारवी का वास्तविक नाम था, बताइए आप लोग भारवी कवि का वास्तविक नाम क्या था? श्रीकंठ था, या फिर नीलकंठ था, या फिर दामोदर था, या फिर सभी गलत हैं। बताइए आप लोग भारवी कवि का वास्तविक नाम क्या था? तो भारवी कवि का वास्तविक जो नाम था वह था दामोदर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रजा हितैषी अखबार कहाँ से निकलता था? बताइए आप लोग प्रजा हितैषी अखबार जो है कहाँ से निकलता था? बनारस से निकलता था, या फिर कलकत्ता से निकलता था, या फिर आगरा से निकलता था, या फिर लखनऊ से निकलता था। बताइए आप लोग प्रजा हितैषी अखबार जो है कहाँ से निकलता था? तो प्रजा हितैषी अखबार जो है आगरा से सन 1955 ईस्वी से निकलना प्रारंभ हुआ। इसके जो है संपादक थे राजा लक्ष्मण सिंह, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक कौन है? बताइए आप लोग सभा की सभ्यता जो है किसका संस्मरण लेखन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, या फिर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी का है, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तो बताइए आप लोग सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक कौन है? तो यह जो है महावीर प्रसाद
द्विवेदी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रंग दर्शन के रचनाकार हैं, बताइए आप लोग रंग दर्शन किसकी रचना है? मोहन राकेश की रचना है या फिर लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है, नारायण लाल की रचना है या फिर नेमचंद जैन की रचना है या फिर जयदेव तनेजा की रचना है? बताइए आप लोग रंग दर्शन किसकी रचना है? तो रंग दर्शन जो है नेमचंद जैन की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है? बताइए आप लोग नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है? नामवर सिंह हैं या फिर लक्ष्मीकांत वर्मा हैं या फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं या फिर जगदीश गुप्त हैं? तो नई कविता में मुक्त छंद निबंध के जो लेखक हैं वह हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें प्रवासी कहानीकार कौन है? बताइए आप लोग इनमें से कौन एक जो है प्रवासी कहानीकार हैं? विभूत नारायण राय हैं या फिर तेजेंद्र शर्मा हैं या फिर ममता कालिया हैं या फिर रविंद्र कालिया हैं? तो बताइए आप लोग इनमें से कौन एक जो है प्रवासी कहानीकार है? तो वह है तेजेंद्र शर्मा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये जो हैं ब्रिटेन में बसे जो है भारतीय मूल के हिंदी कवि, लेखक और कहानीकार हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है वह है ढिबरीटाई, देह की कीमत इत्यादि। ठीक है, मेरा यह वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।